हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर विनीत वर्मा पे। तो दोस्तों, हमने यूरोपियंस पढ़ रहे हैं हमारे साथ आप लोग, और हमने जो क्लास शुरू की थी कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास हुई है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की पीआईक्यू की हमने कराई है। उसमें हमने प्रेमबल को देख लिया था, भारतीय संविधान की उद्देशिका को। तो अब जो हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के बाद हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं और भारतीय संविधान के बनने में स्रोत क्या है, भारतीय संविधान में कहां से कौन सी चीजें ली गई, उसके बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं से। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं से पहले हम देखते हैं कि अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान के बारे में क्या कहा। तो इन्होंने कहा कि मैं महसूस करता हूं कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है और इसमें शांति काल तथा युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने की भी सामर्थ्य है। वास्तव में मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हम भारतीय समाज, जो हमारा भारतीय संविधान है वह खराब है, वरन हम यह कहना होगा कि ये मनुष्य खराब है। यानी कि अम्बेडकर साहब ने बहुत क्लियर इस बात को कहा कि भारतीय संविधान जो है वो हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही क्लियर रूप से सब चीजें इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। अगर ये कल भारतीय संविधान असफल होता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि भारतीय संविधान में कमियां थी, हम कहेंगे जो इसको लागू करने वाले व्यक्ति थे उनकी मंशा नहीं सही थी, वो लोग नहीं सही थे। ये अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान के बारे में कहा। हम देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं को। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में जो पहली विशेषता हम देखते हैं तो वो देखते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान है। इसकी विशालता को हम इस चीज से देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 विभागों की बात की गई है। यानी कि हमारे जो मूल संविधान, जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, हमारे संविधान के द्वारा, हमारी संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 विभाग थे। तो हम देखते हैं कि जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप में जो देखते हैं कि जो अनुसूचियों की संख्या है वो कुल 12 हो गई है। यानी कि जो वर्तमान संविधान है उसमें अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो इसे जो अनुसूचियां जो मूल संविधान था उसमें 8 थी, जो 12 इनकी संख्या हुई, वो संख्या पहले संविधान संशोधन द्वारा आपकी एक अनुसूची जोड़ी गई, नवीन सूची। ये नवीन सूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, और इसमें भूमि सुधार विधियों के बारे में, यानी कि यहाँ पे भूमि सुधार विधियों के बारे में प्रावधान किया गया। फिर हम देखते हैं कि जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई वो 1985 में जोड़ी गई और ये 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, और इसमें दल बदल कानून का यहाँ पे प्रावधान किया गया। फिर हम देखते हैं कि जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई ये 1992 में जोड़ी गई और ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, और यहाँ पे पंचायत को रखा गया। फिर हम देखते हैं कि जो 12वीं सूची आपकी जोड़ी गई वो 1992 में ही जोड़ी गई और ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, और यहाँ पे नगर पालिका की बात की गई। यानी कि हम देखते हैं कि भारतीय संविधान जो इतना विशाल है, जो इसकी प्रमुख विशेषता है, इसकी विशालता को देखते हैं कि इसमें 395 अनुच्छेद और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जो आपकी 12 अनुसूचियां बनी, ये आपने देख लिया। फिर हम देखते हैं कि जो विश्व के कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हैं जिनमें कुछ आपको बताते हैं कि जो विश्व के कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनमें कितने कुल अनुच्छेद हैं, उनको देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो विश्व के संविधान है, ये आपकी यूजीसी नेट में आपसे जो यूजीसी नेट है उस एग्जाम में आपसे पूछा गया कि यूएस के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो जो यूएस का संविधान है उसमें कुल 7 अनुच्छेद है, और आपको पता होगा कि विश्व का प्रथम जो संविधान है वो लिखित संविधान यूएस का संविधान है, और इसके 2 आर्टिकल
आर्टिकल 1, 2 और 3 इसी में इसके सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत समाहित है। ये भी यूजीसी नेट क्वेश्चन में बना। फिर बताएगा कि कनाडा के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो कनाडा के संविधान में कुल अनुच्छेद 147 है। ये भी क्वेश्चन आपसे यूजीसी नेट में पूछा गया। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 128 है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेदों की बात की गई। एक बार यूजीसी नेट ने क्या किया कि कुछ देशों के अनुच्छेद दे दिए और उनको मैच करने की बात कही, तो आपको पहले से ये पता होना चाहिए। फिर इस संविधान के बारे में सर आइवर जेनिंग ने कहा कि भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा, यानी कि आइवर जेनिंग का कथन है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसने कहा, तो आइवर जेनिंग ने कहा ये विस्तृत भी है। तो ये बात हमने देखी। तो आगे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है और क्या है। तो आगे इसकी जो विशेषता हम देखते हैं कि आइवर जेनिंग जो है इन्होंने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वकीलों का स्वर्ग भारतीय संविधान को किसने कहा, तो आइवर जेनिंग महोदय ने कहा। जी आप देख चुके हैं। फिर देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो दूसरी विशेषता है भारतीय संविधान में उद्देशिका का होना, यानी दूसरी विशेषता जो हम देखते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका का होना। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है आप सभी को पता है कि जो अमेरिका से ली गई और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और ये जो उद्देशिका है इसके दो भाग हैं। एक इसका भाग आप देखते हैं कि प्रथम भाग उद्देश्य एवं स्रोत को बताता है और इसका जो दूसरा भाग है जो अधिनियमित खंड है और जिसमें बात की गई है 26 नवंबर 1949 की बात की गई है। 26 नवंबर 1949 को ये अधिनियमित हो गई थी। फिर हम इसमें देखते हैं उद्देशिका में क्या बात की गई है, तो इसमें देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज की संकल्पना समाहित है, यानी कि उद्देशिका में आपको ये जो भारतीय संविधान है इसकी जो दूसरी विशेषता है वो उद्देशिका का होना। तीसरी विशेषता हम देखते हैं कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये इसकी तीसरी विशेषता है। और हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो भारत संविधान में परिसंघ शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान में परिसंघ शब्द का प्रयोग किया गया है। और हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है इसमें परिसंघ शब्द का प्रयोग किया गया है और संविधान में राज्य जो भारत का संविधान है उसमें जो है संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। और यूएस के संविधान में परिसंघ का बात किया तो भारत का संविधान और यूएस के संविधान किस तरीके से अलग है, वो फेडरल की बात करते हैं और यूनियन की करते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं कि जो अमेरिका का संविधान है जो फेडरल की बात करता है, अमेरिकन संविधान में आप एक बात देखते होंगे कि वहां पे फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा वहां के 13 राज्य संधि और समझौते के द्वारा क्या किए थे, वो उस देश के निर्माण किए थे। और हमने जो अपने देश का निर्माण किया था, हमने क्या किया कि इस देश को जो हम अपने भारत का निर्माण कर रहे थे, इस देश का निर्माण करने में हमने यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए शासन की दृष्टि से हमने इसके टुकड़े किए थे और शासन आसानी से किया जाए। तो हमारा जो संविधान है और अमेरिका का जो संविधान है उन्होंने हमारा और उनका जो फेडरल है वो अलग तरीके का है और हमने जो ये फेडरल शब्द जो लिया वो कनाडा से लिया। और फिर हम देखते हैं कि दूसरी हमारे जो संविधान की विशेषता है वो क्या है, भारत में एकल नागरिकता का होना। जो हमारे संविधान में एकल नागरिकता की बात की गई है ये भी हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और नागरिकता की जो बात की गई है भाग 2 में की गई है, आर्टिकल 5 से 11 तक बात की गई है। और ये जो नागरिकता है इसका प्रावधान यूके से लिया गया है। और जो हम देखते हैं कि अमेरिका है वहां पे दोहरी नागरिकता है और देखते हैं कि वहां पे एक जो नागरिकता होती है केंद्र की होती है और एक राज्य की होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। लेकिन जम्मू कश्मीर जब स्वतंत्र राज्य नहीं था यानी 2019 से पहले जम्मू कश्मीर भी में यही व्यवस्था थी कि जम्मू कश्मीर की और भारत की अलग अलग वहां के जो नागरिकों की जो क्या थी नागरिकता थी। फिर हम देखते हैं मूल अधिकार का होना, यानी हमारे संविधान में मूल अधिकार का होना ये भी इसकी विशेषता है। यानी 5वीं विशेषता देखते हैं तो मूल अधिकारों की बात भारतीय संविधान के जो भाग 3 में की गई है और ये 12 से 35 तक की बात की गई है। 12 से 35 तक की बात की गई है और ये जो अमेरिका से ग्रहण की गई है। फिर
यह जो मूल अधिकार है ये वाद योग्य है। इसके लिए हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में 226 के अंतर्गत जा सकते हैं। और ये जो मूल अधिकार है हमारे संविधान में वो सकारात्मक एवं नकारात्मक भी है। मूल अधिकारों के बारे में जो हमारे डीजी रामचंद्रन ने कहा है कि मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। मैग्ना कार्टा की बात करें तो 1215 में मैग्ना कार्टा मूल अधिकार के रूप में प्रथम लिखित आपका दस्तावेज है। फिर अगला आप देखते हैं कि इसके बारे में क्या कहा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के जो आर्टिकल है 32 को, संविधान के आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। फिर अगली विशेषता हम देखते हैं 7वीं, और ये है नीति निर्देशक तत्व का भारतीय संविधान में होना। तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों की जो बात की गई है वो भाग 4 में की गई है, और ये 36 से 51 तक की बात की गई है। और ये आयरलैंड से लिया गया है, और ये वाद योग्य नहीं है, यानी कि न्यायालय के द्वारा इसका परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं कि यह राज्य के प्रति व्यक्ति का जो कर्तव्य है वो अपूर्ण कर्तव्य है। जो राज्य के प्रति इसका जो कर्तव्य है वो अपूर्ण कर्तव्य है, यानी कि हमारा ये कर्तव्य पूर्ण कर्तव्य नहीं है। और जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसको हम राज्य में परिवर्तित करवा सकते हैं, यानी कि उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो वो हमारे पूर्ण अधिकार है। फिर आइंस्टीन ने नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की जो है आत्मा कहा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस विधिशास्त्री ने नीति निर्देशक तत्वों को आत्मा कहा, तो आइंस्टीन महोदय ने। फिर हमारे संविधान में जो बात की जा रही है कि जो मूल कर्तव्य है इनका भी होना हमारे संविधान की विशेषता है। तो मूल कर्तव्य के बारे में आप सभी को पता है कि ये जो रशिया से लिए गए, और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हमारे संविधान में जोड़े गए भाग 4A में और 51 से A में ये बात की गई। और प्रारंभ में जब ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए तो उस समय हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, और उसके साथ हमने देखा कि 46वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उनके माता पिता के द्वारा उनका शिक्षा दीक्षा दिया जाता। फिर हम देखते हैं ये किस प्रकार के अधिकार है। तो ये जो अधिकार है ये भी अधिकार आपके जो है ये अधिकार अपूर्ण अधिकार है। ये भी अधिकार जो है आपके अपूर्ण अधिकार है। फिर अगला हम देखते हैं कि हमारे संविधान की क्या विशेषता है। तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली भी हमारे संविधान की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। इसमें शासक जो होता था, शासन के 2 प्रमुख होते थे, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। जो शासन के जो प्रमुख होते थे वो 2 होते थे, एक होते थे औपचारिक और दूसरे होते थे अनौपचारिक। औपचारिक जो होता था या वास्तविक होता था वो पीएम होता था, और जो अनौपचारिक होता था वो राष्ट्रपति महोदय होते थे। फिर हम देखते हैं कि शासन के इसमें 2 जो प्रमुख हुए। उसके बाद हम अगला जो देखते हैं कि जो संसदीय व्यवस्था होती है इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का भी पालन किया गया है। और ये हमारे संविधान में जो ली गई है ये यूके से ली गई है। और संसदीय व्यवस्था की आधारशिला जो है आर्टिकल, जो देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल संसदीय विशेषता का आधारशिला है, तो आर्टिकल 74 है और 75 है। फिर हम देखते हैं कि हमारे संविधान की जो अगली विशेषता है वो स्वतंत्र न्यायपालिका या निष्पक्ष न्यायपालिका का होना। और इसमें पूछा जाता था कि हमारी जो उद्देशिका है उसमें कौन सी विशेषता है जो नहीं है, वो है प्रतिबद्ध न्यायपालिका का ना होना। प्रतिबद्ध न्यायपालिका का ना होना, तो ये हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो अगली विशेषता है कठोर एवं लचीलापन। हमारे संविधान में जो कठोर और लचीलेपन की बात की गई है, तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान के भाग 20 में जो संशोधन की बात की गई है, जो संशोधन की बात की गई है ये 368 में की गई है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो संविधान संशोधन किया जाता है, एक तो साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा विशेष बहुमत प्लस 50 से एक अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा
आपके संविधान में संशोधन किया जाता है तो देखते हैं कि जो संघीय मामले होते हैं उनमें ऐसा संशोधन अपनाया जाता है, यानी कि विशेष और राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। और जो साधारण होता है आर्टिकल आपका 5 है, नागरिकता और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पे साधारण संशोधन किया जा सकता है। फिर अगला देखते हैं तृतीय स्तर की सरकार का होना, यानी कि जो हमारे संविधान की जो अगली विशेषता है वो तृतीय स्तर की सरकार का होना। तृतीय स्तर की सरकार का होना कि एक स्तर पर केंद्र की सरकार है, एक स्तर पे जो सरकार है वो केंद्र की है, दूसरे स्तर पे राज्य की है और जो तीसरे स्तर पे है वो स्थानीय सरकार है। केंद्र सरकार की जो बात की गई है हमारे संविधान में भाग 5 में की गई है, जो राज्य सरकार की बात की गई है वो भाग 6 में की गई है और जो स्थानीय सरकार की बात की गई है 9 और 9A में बात की गई है हमारे संविधान के भागों में। फिर हम आगे जाके देखते हैं कि अगली विशेषता क्या है, तो संविधान का अनुपूरक विधान होना, यानी कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनकी पूर्ति के लिए, कुछ अनुच्छेदों की पूर्ति के लिए जो उसमें प्रावधान है उसके लिए जो बात की गई है अनुपूरक अनुच्छेदों की बात की गई है। 17 के लिए भी विधि आ गई है, 18 और 22 और 23 और 34 इन सभी के लिए अनुपूरक विधियों का होना भी हमारे संविधान की एक अलग और अनोखी विशेषता है। फिर हम देखते हैं कि शक्तियों की विभाजन की जो बात की गई है हमारे संविधान में, जो शक्तियों की विभाजन की बात की गई है वो भी इसकी एक अनोखी विशेषता है। शक्तियों की विभाजन की जो बात की गई है वो आप देखते हैं कि आर्टिकल 246 में एक लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इन लिस्टों की बात की गई है और इसमें डिफाइन कर दिया कि किस मामले में कौन विधि बना सकता है। तो देखते हैं कि संघ सूची में जो बात की गई 97 विषय हैं और राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। फिर हम देखते हैं हमारे संविधान में आपातकाल की विशेषता है, ये भी हमारे संविधान की विशेषता है और ये हम देखते हैं कि भाग 18 में दिया गया है वो 352 से लेकर 360 तक बात की गई है वो ये जर्मनी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। फिर अगली विशेषता हम अपने संविधान की देखते हैं तो देखते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन भी हमारे संविधान की जो है एक अनोखी विशेषता है और जो न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की गई है ये हमारे संविधान में कहां से ली गई है? तो ये यूएस से ली गई है और ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है हमारे संविधान में आर्टिकल 13 में बात करती है कि संविधान पूर्व विधियां और संविधान पश्चात विधियां जिस मात्रा तक कोई इसको छीन करेगी राज्य तो वो उस मात्रा तक शून्य होगी और वे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में 226 के द्वारा जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि इससे संबंधित जो केस है वो तो पहला इसमें केस था मरबरी वर्सेस मेडिसिन। 1803 का ये मामला है, मरबरी वर्सेस मेडिसिन का मामला जो है 1803 का मामला है और इसमें जस्टिस मार्शल थे, इन्होंने न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत दिया। फिर अगला हम देखते हैं कि अगले जो विशेषता हमारे संविधान की जो अंतिम विशेषता है वो है नवीं अनुसूची का होना। हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि हमारे संविधान में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा नवीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी कि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जो नवीं अनुसूची जोड़ी गई और नवीं अनुसूची में जो विधियां उस समय डाल दी जाती थी उनका न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर रखा जाता था, यानी कि न्यायाधीश उसकी जांच नहीं कर सकते थे। लेकिन 24 अप्रैल यानी कि वामन राव का एक केस आया और वामन राव के केस के बाद से, वामन राव वर्सेस भारत सन 1980 के केस के बाद से क्या हुआ कि इस पे भी पुनर्विलोकन की जो रोक लगी थी उसको हटा दिया गया और कहा गया कि केशवानंद भारती के निर्णय में बता दिया कि जो ये निर्णय की जो तारीख है यानी कि 24 अप्रैल 1973 से केशवानंद भारती के मामले के निर्णय की तारीख के बाद जितनी भी विधियां अगर कोई भी राज्य नवीन सूची में डालता है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है और इस बात की पुष्टि आईआर सीलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य में वामन राव में जो निर्णय दिया गया था उसकी पुष्टि कर दी गई। तो इस तरीके से हमने देखा हमारे संविधान की जो विशेषताएं हैं। तो दोस्तों आपको जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक आपका है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत की बात की गई है तो ये कल की वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों यहीं तक हम समाप्त करते हैं और दोस्तों जो हमने यहाँ पे क्लास ली है
जो डिजिटल क्रांति के साथ हम भी जुड़े और मैंने सोचा कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाए। हो सकता है इसमें बहुत सी त्रुटियां हों, लेकिन ये मेरी पहली क्लास थी और इस बोर्ड को भी हमसे इससे भी हमारा रिश्ता एक दोस्ती का होना चाहिए। ये जब तक हम सीख रहे हैं और ये सीखने के स्टेज पे हो सकता है कुछ कमियां हैं, लेकिन ये दूर की जाएगी और आपके लिए शानदार वीडियो और लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।